आप उसको भी ध्यान में रखिए। हाँ, बिल्कुल। हम 143 पे हैं, उसको बढ़ाना है, क्योंकि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है इस सिचुएशन में। ये कंडीशन ऐसा है, इस सरकार में ऐसा मैटर है कि अमीर अमीर बन गया और गरीब बेचारा बिल्कुल गरीब होगा। और इस मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरी जो लड़ाई है, जो मैं मुद्दा लेके चलता हूँ, वो मिडिल वर्ग के लिए है। जो जो हमारे गरीब तो हैं ही हैं, गरीब के लिए तो सारी पार्टियां देख रही हैं और हम भी देख रहे हैं, मगर मिडिल वर्ग को कोई नहीं देखता। मिडिल वर्ग सबसे ज्यादा इसमें वंचित है। वो मिडिल वर्ग बेचारा परेशान है। सबसे ज्यादा अगर आत्महत्याएं हो रही हैं, सुसाइड हो रहा है, तो मिडिल वर्ग के लोग कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल वर्ग का जो खर्चा है वो ज्यादा है, आमदनी कम है, वो कर्ज के नीचे दबता चला जा रहा है और उसको अपने स्टेटस, सोशल स्टेटस भी मेंटेन करना पड़ता है। मिडिल वर्ग यही होता है, सोशल जो है स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में वो कर्जे के नीचे दबता चला जा रहा है। उसकी आवाज कोई नहीं उठाता है, कोई पार्टी नहीं उठाता है कि सामान्य वर्ग जो है, जो मिडिल वर्ग है, उसको कैसे हम लोग ऊपर करें। आप विकास कर रहे हैं, विकास में मिडिल वर्ग को ध्यान में रख के सारी चीजें बनाइए। मिडिल वर्ग को अगर ध्यान में रख के नहीं बनाएंगे तो आने सबसे बड़ा, आज की डेट में अगर जनाधार है सबसे बड़ा, अगर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या है, तो मिडिल वर्ग की है। लेकिन इस सरकार में मिडिल वर्ग को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया है। सिर्फ उच्च वर्ग और जो है, जो गरीब है, उन पे ध्यान दिया जा रहा है। और गरीबों को भी क्या ध्यान दिया जा रहा है, मैं कहता हूँ कि आप जो है सबको राशन फ्री कर रहे हैं, सबको राशन बांट रहे हैं। अरे आप सबको राशन क्यों दे रहे हैं? आप सिर्फ बीपीएल, जो बिलो गरीबी रेखा के नीचे वाले जो हैं, जो पॉवर्टी लेवल के नीचे हैं, उनको आप दीजिए ना। सबको क्यों दे रहे हैं? आप उस अनाज को बचाइए, उससे डीजल पेट्रोल सस्ता करिए। अगर डीजल पेट्रोल सस्ता होगा तो उससे जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जितने भी सामानों की ढुलाई है, वो कम होगा, वो सस्ता होगा। और जब वो सस्ता होगा तो हमारे जितने भी चीजें हैं वो सस्ती होंगी। अब बड़ी छोटी सी बात बताऊं, मैं अभी कल बड़ा छोटा सा मैं एक मुद्दा उठाऊं, लोग कहेंगे कि यही कहने लगते हैं कि भाई आप दाल पे गिनती कर रहे हो, आप इसके गिनती कर रहे हो और विकास नहीं देख रहे हो। मैं कहता हूँ कि मिडिल वर्ग कहाँ जाएगा? जो चीज 180 रुपए में मिलता था, मखाने का दाना जो है, जो हम लोग खाते थे, वो आज 300 रुपए का हो गया। 180 वाली चीज 300 रुपए में हो गई। आप बताइए कोई आदमी कहाँ सर्वाइव करेगा? आज आज इसी दिल्ली में मटर का रेट आप देखिए क्या है, दिसंबर चल रहा है, मटर किस रेट में आ रहा है। इस वक्त मटर इतना मार्केट में आ जाता था कि लोग खा खा के परेशान हो जाते थे। लेकिन क्या पोजीशन है? आप यमुना की जो सफाई है, आप सारा ठीकरा फोड़ते हैं हमारी पार्टी के। अरे आपका भी तो कुछ अधिकार बनता, आपके भी कुछ राइट्स हैं उसको ठीक करने के, उसे साफ कराने के, उसमें आपके योगदान भी तो है, वो भी तो आपके है। आप प्रेशर बनाते हैं कि अडानी को दीजिए, आप प्रेशर बनाते हैं कि आप अपने आदमी को आप बिजली का डिपार्टमेंट दीजिए, और नहीं देने पे आप उसका बदला खामियाजा निकालते हैं। ये भी अच्छी बात नहीं है। अडानी का अभी रिसेंटली ही सारी चीजें सामने आई हैं, तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं कि उसमें कितनी जेन्युइननेस है और कैसे सरकार उसके ऊपर बोल भी नहीं रही है और बोलने भी नहीं दे रही है, तो कैसे आप अडानी के मैटर को देखते हैं? देखिए, आज इनका जो है, आज हमारा जो है अमेरिका के साथ, यूएस के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। अच्छे रिश्ते होने के बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इनके खिलाफ से वारंट इश्यू हो रहा है, हमारे एनएसए के खिलाफ अगर वारंट इश्यू हो रहा है, तो मुद्दा बड़ा गंभीर है। जो हमारे देश का जो राष्ट्रीय सलाहकार है, उनके उनके खिलाफ अगर वारंट इश्यू हो रहा है, हमारे देश के सबसे बड़ा उद्योगपति अडानी के खिलाफ अगर हो रहा है, तो इसका मतलब है कुछ न कुछ है। और जिसकी वजह से सरकार उसको अपोज नहीं कर पा रही है, रोक नहीं पा रही है। नहीं तो अब तो तालका मच जाता अगर गलत होता तो, तालका मच जाता। अब तो यूएस एम्बेसी के सामने धरना प्रदर्शन हो जाता है। तो कहीं न कहीं अगर वहां उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें आग है, और उसकी जांच कराने के लिए जेपीसी का गठन करना चाहिए। उससे बढ़िया तो कोई जांच हो नहीं सकती। तो जेपीसी का जब गठन होगा, उसमें जो जांच में जो मिलेगा, वो मुझे लगता है कि उसको मतलब सारे पब्लिक, सारे लोग उसको जो है इसको स्वीकार करेंगे, मानेंगे। लेकिन अडानी के सिर्फ अगर हम और आप देखें तो हर कोई चीज अडानी। आप देखिए देश का टेलीकॉम कहाँ चला गया। आप कहीं एमटीएनएल बीएसएनएल देख रहे हैं? जितने लैंडलाइन थे वो कटवाने पड़ गए हम लोग के। मेरे घर में लैंडलाइन था, कटवा दिया। आज
सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी लगे हुए टावर्स, मैक्सिमम जो भी संचार के माध्यम है, सब सरकारी है। और उसका इस्तेमाल कर रही है प्राइवेट कंपनियां। प्राइवेट कंपनियां उसका इस्तेमाल करके संचार के सारे माध्यमों का इस्तेमाल करके करोड़ों कमा रही है, अरबों कमा रही है। अंबानी जी ने अभी 1000 रुपए का साल का रिचार्ज था, उसमें सीधा 1000 रुपए का इंक्रीज कर दिया है। 1000 रुपए सीधे। तो एक ये होता तो मैं कराता हूँ, मेरे पास जियो है, उसका उन्होंने 1000 रुपए बढ़ा दिया, जबकि एयरटेल का बहुत कम बढ़ा। आप बताइए कि हमारे सरकार की चीजों को ही लेके आप इस्तेमाल करके बेनिफिट उनको दे रहे हो और हमारे डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया। हमसे बढ़िया व्यवस्था कौन चला सकता था? सरकार का व्यवस्था जो है, सरकार जिसकी अपनी सारी चीजें हैं, उससे बढ़िया नेटवर्क कौन दे सकता था? लेकिन वही है, नियत चाहिए। जब तक आपके पास अच्छी नियत नहीं होगी काम करने की, तब तक वो आप नहीं कर सकते। बीएसएनएल खत्म कर दिया, एंटीनल खत्म कर दिया, पोर्ट खत्म कर दिया, रेलवे दे दिया, मतलब सब चीज आप सेल दे रहे हैं, सब कुछ आप देते जा रहे हैं। अरे सरकारी नौकरी भी लोग आज की डेट में, इस इंडिया में लोग सरकारी नौकरी, आप अगर किसी बच्चे की शादी करने जाते हैं तो अगर पता चलता है सरकारी नौकरी में, तो आदमी फट पहले पहुंचता है सरकारी नौकरी में, तो मतलब उसका जॉब सिक्योर है। सरकारी नौकरी खत्म करते जा रहे हैं, देश में बचा क्या है फिर? एक दिन तो फिर स्थिति यही आ जाएगी कि जैसे हमारे देश में अंग्रेज आए थे व्यापारी बन के, और पूरे देश पे उन्होंने 200 साल राज किया, उन्होंने पूरे देश को गुलाम बना लिया। तो आने वाले टाइम में तो ये प्राइवेट कंपनी वाले ही पूरा राज करेंगे हमारे ऊपर। हम उनके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। सरकार का अगर डिपार्टमेंट होगा तो उसके खिलाफ आवाज उठेगी, सदन में हंगामा होगा, विधानसभा में हंगामा होगा। मगर इन प्राइवेट कंपनीज में अपनी मनमानी करेंगे तो इनके खिलाफ अब कहाँ हंगामा करेंगे, कहाँ अब आवाज उठाएंगे? ये कर देंगे, लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। गिने चुने 1-2 कंपनियां हैं, मजबूरी में आपको इनका नहीं, उनका लेना ही पड़ेगा। अभी जो आपने बातें कही हैं, और अब इलेक्शन आपने बताया कि अभी दिल्ली में इलेक्शन आ ही रहे हैं, 2025 में स्टार्टिंग में इलेक्शन है हमारे फरवरी मार्च में भी, और हम देखते हैं कि सरकार की सब नीतियां हैं, और इस इलेक्शन के दौरान ही बहुत सारी जो, जैसे अभी जो सिटिंग सरकार है, हम भाजपा सरकार की बात करें तो उसके बहुत सारे कार्यकर्ता जो है ना, अब इलेक्शन देख लिया तो उधर शिफ्ट कर रहे हैं, उधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसके पीछे का क्या रीजन आप देखते हैं कि भाई वो अपनी ऑलरेडी सिटिंग जिस पार्टी में था, इलेक्शन के दौरान उस पार्टी में छोड़ के दूसरी पार्टी में ट्रांसफर हो रहे हैं? तो उसके पीछे क्या सरकार की कुछ नीतियां खराब है या दूसरी पार्टी ने प्रलोभन ज्यादा दिया? देखिए ये तो इसमें तो बड़ा ये मुद्दा तो बड़ा दूसरा ही है। देखिए क्वेश्चन तो आएगा पब्लिक की ओर से। ये मुद्दा एक अलग ही मुद्दा है बिल्कुल, और इसमें मैं कोई टीका टिप्पणी ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ। ये है कि पार्टियों का अपना एक कोई विचारधारा होता है, और लोगों को लगता है कि हम इस विचारधारा से जुड़े हैं। जब विचारधारा में बदलाव होता है, या जब लोगों को लगता है कि विचारधारा से ये पार्टी थोड़ी हट रही है, तो उस वजह से भी लोग हटते हैं। दूसरा चीज कि अगर देखिए पार्टी में कोई कभी भी किसी भी पार्टी में कोई आदमी आता है, राजनीति में आता है, तो हर किसी का एक अपना महत्वाकांक्षा होता है, हर किसी का होता है। बिना महत्वाकांक्षा के कोई भी राजनीति में नहीं आता, कोई भी फ्री में समाज सेवा करने नहीं आता है। सबकी एक महत्वाकांक्षा होती है। जब किसी को ये लगता है कि हमारी महत्वाकांक्षा कहीं बलि चढ़ रही है उसकी, कहीं वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो उस तरफ जाता है जहाँ उसको लगता है कि मैं यहाँ रहकर ठीक ढंग से सेवा कर सकता हूँ, या जो मेरा लक्ष्य है उसको मैं पूरा कर सकता हूँ। तो ये भी एक रीजन होता है। एक रीजन ये भी होता है कि प्रलोभन भी चलता है, तो बहुत से हो सकता है कि प्रलोभन से भी बहुत कुछ चीजें होती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इन सारे फैक्टर्स को मैं नहीं इसको डिस्क्राइब कर सकता, लेकिन अंदाजा लगाया सकता है कि ये फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स पे लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं, तो किन मुद्दों के ऊपर दिल्ली की जनता को इस बार मैं कहूं कि समझाया जाएगा या रिझाया जाएगा, या जनता की आवाज भी कभी सुनी जाएगी? तो अभी दिल्ली के इलेक्शन आ ही रहे हैं, तो उसमें आप कैसे देखते हैं कि इलेक्शन किस तरह से होने वाला? क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप प्रत्याशी के रूप में अभी मई में आप इलेक्शन लड़ चुके हैं और लोगों के दिलों में आप राज करते हैं, तो कैसे देखते हैं कि किन मुद्दों पर, किस बात को लेकर जनता के बीच में जाया जाएगा? देखिए जनता हमेशा विकास चाहती है, विकास हमेशा मुद्दा रहा है, और विकास एक ऐसी चीज कभी रुकता नहीं है। विकास होता रहता है, होता रहता है, होता है, ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास कभी रुकता नहीं है और हमेशा विकास की बात होगी। आज अगर मैं कहता हूँ, अगर आज से अगर हम 10-15 साल, 20 साल, 25 साल पहले जाएं,
तो सड़कों पर खड़ंजे की डिमांड होती थी। उसके बाद फिर डाबर रोड की डिमांड होना लगा। फिर उसके बाद फिर आया कि अब आरसीसी वाला रोड बनाया जाए। तो ये डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है। तो पब्लिक ये देखती है कि कौन सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है और और हर मतदाता, हर वोटर ये चाहता है कि मुझे क्या मिला। उनकी अपनी भी एक महत्वाकांक्षा होती है, उनकी अपनी भी एक इच्छा होती है, वो उनकी अपनी भी एक बेनिफिट होता है। वो देखता है कि मेरे लिए या मेरे समाज के लिए कौन क्या कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और इस फैक्टर पे ही पूरा चुनाव लड़ा जाता है। विकास और पर्सनल बेनिफिट के लिए, वोटर्स के पर्सनल बेनिफिट के लिए ये दो मुद्दे होते हैं। अगर ये दो मुद्दों पर किसी ने काम कर लिया तो उसको कोई हरा नहीं सकता। अगर ये दो मुद्दों से कोई भटक गया और हिंदू मुसलमान और ये वो करने लगा तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। वो थोड़े समय के लिए उन्माद की राजनीति कर सकता है, बट वो लंबा टाइम नहीं चल सकता। लंबा रेस का घोड़ा वही होता है जो इन सिर्फ दो मुद्दों पर काम करता है और दिल से काम करे, बातें ना करे, दिल से काम करे। उसको लगे कि जिस दिन मैं आऊंगा या मेरी पार्टी आएगी, डेवलपमेंट हम करेंगे और पर्सनल लोगों के हितों का भी ध्यान रखेंगे। यानी कि हमारे देश में प्रजा का तंत्र है, तो प्रजा का ताना बाना इस बार कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकती है प्रजा की उसके ताना बाने के बीच में कहीं ना कहीं पार्टियां कुछ काम करने वाली है। 100%। अच्छा, प्रजा हमेशा चाहती है कि जो मेरे से जुड़े हुई सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों को जो सबसे ज्यादा काम करेगा वो उसी को वो वोट देते हैं और जिसको चुनेंगे सरकार उनका बनेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। जल्दी ही फिर से मुलाकात करेंगे एक बार आपसे। फिर हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने राजनीति का जो आपका एक क्षेत्र है, आपका एक जो दायरा है वो और बढ़ता चला जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। चलते चलते युवाओं को क्या संदेश? देखिए, मैं युवाओं को सिर्फ एक ही बात कहूंगा, शिक्षा बहुत जरूरी है।